अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको लगातार चलते रहना होता है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। माफी नहीं मांगी तब तक ये देश उनको माफ नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिंदुस्तान में आज पूरे दिन RRR यानी ट्रिपल R सुर्खियों में छाया रहा। ऑस्कर अवार्ड्स में तेलुगु फिल्म RRR का डंका बजा। RR के मशहूर गाने नोटू नोटू को ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला। लेकिन हम बात RRR फिल्म की नहीं बल्कि सियासी RRR की कर रहे हैं, यानी राहुल, राष्ट्रवाद और राजनीति। दरअसल राहुल गांधी के लंदन दौरे के दौरान सरकार लोकतंत्र को लेकर बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रही है। राहुल गांधी के बयान की सियासी तपिश का असर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में भी नजर आया। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की मांग की। जवाब में विपक्ष ने भी अडानी मुद्दे को लेकर वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। आइए सबसे पहले हम आपको आज का अपडेट बता देते हैं कि आज अडानी और राहुल के बयान पर संसद के अंदर और संसद के बाहर क्या क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं। राहुल के बयान पर संग्राम। राहुल गांधी के बयान पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। दिन भर उस पर हंगामा चलता रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह राहुल से माफी की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी के और कुछ और सदस्यों ने मांग की। सत्र से पहले 16 विपक्षी दलों की कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर बैठक हुई। उसमें जो विपक्षी दल थे उन लोगों ने भी शामिल हुए। बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा है वो आज से ही शुरू हुआ है। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर भी कांग्रेस दिन भर देश में प्रदर्शन करती रही, अलग अलग शहरों में। दरअसल राहुल गांधी पिछले हफ्ते लंदन के दौरे पर थे। उन्हें कैम्ब्रिज लेक्चर का निमंत्रण मिला था। राहुल ने वहां कैम्ब्रिज लेक्चर से इतर एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि किसी भी देश का लोकतांत्रिक ढांचा, संसद, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका पर टिका होता है। भारत में आज इन सभी पर पहरा बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे देश का अपमान बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के लंदन वाले बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने रविवार को कर्नाटक में कहा कि दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश हुई। तो वहीं आज संसद में केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाला और राहुल के बयान पर जवाब दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी ने उसका क्या जवाब दिया। राहुल के बयान पर जो संग्राम चल रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि भारत में खतरे में है लोकतंत्र। तो बीजेपी का कहना था कि बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा विपक्षी नेताओं पर केस किए गए। बीजेपी ने कहा कि आपातकाल को याद कीजिए, उस समय किसकी सरकार थी। राहुल गांधी साहब कहते हैं कि सभी संस्थानों पर संघ बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी ने कहा कि जब आपने अध्यादेश फाड़ा था तब लोकतंत्र कहां था। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा की इजाजत नहीं होती। बीजेपी ने कहा नियमों के तहत सभी को बोलने की इजाजत दी गई है। राहुल गांधी साहब ने कहा कि संसद में बंद कर देते हैं विपक्षी नेताओं के माइक। ये बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। तो बीजेपी ने कहा कि विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी। पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई का भुगतान संसद को करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह संसद में माहौल बन जाता है उससे बार बार संसद की कार्रवाई में व्यवधान आता है और काम बाधित होता, काम नहीं हो पाता। और ये तो इस बार हो नहीं रहा, बल्कि हर सत्र में कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। आइए आपको बताते हैं काम कम और हंगामा ज़्यादा कि संसद के पिछले 8 सत्र में समय से पहले क्यों स्थगित किए गए और 2020 से लेकर अब तक के सभी संसद सत्र तय समय से पहले समाप्त हो गए। संसद के पिछले 8 सत्र समय से पहले स्थगित कर दिए गए क्योंकि हंगामा ज़्यादा हो रहा था और काम कम किया गया, इसलिए उनको सदन को स्थगित किया गया। 2020 से लेकर अब तक के सभी संसद सत्र
तय समय से पहले समाप्त हो गए, यानी पिछले 3 साल में जो 8 सेशन हुए सभी के सभी टाइम से पहले खत्म हो गए। बजट सत्र के पहले चरण में अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था, जो अभी आज से सेकंड चरण उसका शुरू हुआ है। पहले चरण में बहुत हंगामा हुआ था अडानी मसले को लेकर। दिसंबर 2022 में शीतकालीन सत्र में भी समय से 6 दिन पहले सत्र खत्म हो गया था। संसद का सत्र 6 दिन पहले खत्म हो गया था, जो विंटर सेशन था। तवांग झड़प को लेकर विपक्ष ने बहस की मांग की, जिसे अनसुना करने का आरोप लगाया गया कि इसको नहीं सुना और उस पर काफी हंगामा रहा। 2022 का मानसून सत्र भी तय समय से 4 दिन पहले खत्म हो गया था, उसको भी खत्म कर दिया गया था 4 दिन पहले जो मानसून सत्र था। इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने संसद में क्या कहा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा, ये एक बार सुन लेते हैं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, माफी नहीं मांगी, तब तक ये देश उनको माफ नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला, उससे बीजेपी के तेवर का अंदाजा लगाया। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के माफी की मांग पर अड़ी रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विदेश में दिए बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? क्या सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मानना सही है? और क्या भारत के मुद्दे को विदेश में उठाना सही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता मेरे मित्र विनीत गोयनका साहब, राजनीतिक विश्लेषक मेरे मित्र तहसीन पूनावाला साहब और बीबीसी हिंदी के संपादक रहे मशहूर पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। संसद की इस बहसबाजी और हंगामे के बीच बात एक और आ रही, जिसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल राजीव गांधी की एक पेंटिंग की नीलामी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रियंका गांधी को घेरा है। जिस पेंटिंग की नीलामी पर बीजेपी प्रियंका गांधी जी को घेर रही है, ये पेंटिंग येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने प्रियंका से 2 करोड़ में खरीदी थी। बता दें कि ये पेंटिंग मशहूर पेंटर MF हुसैन ने बनाई थी। कैनवास पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है, जिसको उकेरा था। FATF जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक राणा कपूर ने 2 करोड़ में इसे खरीदा था। इसमें तब के सांसद मिलिंद देवड़ा का एक पत्र भी सामने आया, जिसमें वो राणा कपूर को प्रियंका गांधी से बात करने की सलाह देते हैं इस पेंटिंग को खरीदने के लिए। और इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से 2 करोड़ का चेक जाता है। ये चेक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आपने पेंटिंग को भी देखा। ये मई 2010 की बात है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस राज में पद्म भूषण भी बिकते थे। देखते हैं अनुराग ठाकुर साहब ने क्या कहा, फिर आगे चलते हैं। एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मॉडल कांग्रेस का बाहर आता है। कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब जिस पे एक विदेशी एजेंसी ने मोहर लगाई है FATF की केस स्टडी में साफ तौर पे बताया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग
2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था। आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी, और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शिवकांत शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, विनीत गोयनका साहब जुड़े हुए हैं और तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन साहब, आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? ये जो मसला आया है, अभी अनुराग ठाकुर साहब ने आज शाम को उठाया और बताया कि प्रियंका गांधी जी ने को 2 करोड़ रुपए में ये तस्वीर खरीदी गई राणा कपूर के द्वारा येस बैंक के लिए। राजीव गांधी जी की ये तस्वीर है जो MF हुसैन ने बनाई। क्या मसला है ये? मसला ये है कि अनुराग ठाकुर जी के पास देश के मुद्दों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं। तो मन की बात करेंगे, काम की बात करेंगे नहीं, और कुछ है नहीं। अगर किसी को भ्रष्टाचार करना होगा तो चेक से लेंगे, चेक से पेमेंट लेंगे। और मान लो 2008, 9, 10 जब भी ये पेंटिंग बेची, जो एक ऐतिहासिक पेंटिंग थी, MF हुसैन साहब जो जिनकी पेंटिंग काफी महंगी है, और तो 2 करोड़ तो बहुत सस्ती हुई एक शहीद प्रधानमंत्री की एक मात्र पेंटिंग के लिए MF हुसैन के रेट के हिसाब से, क्योंकि अनुमान MF हुसैन की पेंटिंग 5, 6, 7 करोड़ की बिकती है। बट मान भी लो उन्होंने 2 करोड़ में बेची, चेक से पहले पेमेंट लेंगे। और दूसरी बात, 2008, 9, 10 में जब ये पेंटिंग बेची गई, इसलिए 2020 में भ्रष्टाचार किया राणा कपूर ने, क्योंकि 2010 में पेंटिंग बेची तो आपकी सरकार में क्या, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार किया तो आप क्या कर रहे थे। और तीसरी बात, 2016 में राणा कपूर का रिकॉर्ड है, हालांकि मुझे पता नहीं था ये विषय आज का, लेकिन मुझे याद है अभी जानकारी आई, अभी अनुराग कपूर, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं बात करने के लिए जी। तो 2016 में राणा कपूर माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे नोटबंदी से अच्छा कुछ है नहीं इस मुल्क में, और आज कहते कि नोटबंदी की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। तो राणा कपूर आपकी तारीफ क्यों कर रहे थे? राणा कपूर की ने जिन बैंक्स को, राणा कपूर की बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया, उनमें से कितने लोगों को आपने जेल में डाला? उनमें से तो कहीं तो माननीय, ऐसा माना जाता है माननीय प्रधानमंत्री के दोस्त है। ये जो येस बैंक का स्कैम है, PMC का स्कैम है, PMC बैंक का, क्योंकि विनीत बॉम्बे से आते, जो इसमें डिफॉल्टर्स है, ये सारे वही डिफॉल्टर्स है जो दोनों बैंक में आते हैं। नहीं, इसमें ये राणा बैंक स्कैम, राणा जी के येस बैंक का स्कैम की बजाय ये कहा गया है कि जो सिविलियन अवार्ड जो है उसके बदले में दिया गया जी। येस बैंक वाले में जो एक डिफॉल्टर है येस बैंक और PMC में, ये तो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था until some time ago, और हाल में चुनाव हार गए राज्यसभा के, इनके राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो किसको बेवकूफ बना रहे? 2010 में किसी ने पेंटिंग बेचा, विजय भाई, अगर मैंने आपको कुछ 2010 में बेचा या 2022 में बेचा और चेक से आपने मुझे पेमेंट दिया, 2042 में अगर कुछ होता है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, और चेक से पेमेंट हुआ है, इसको भ्रष्टाचार करना है। चलिए, इस पर चर्चा करेंगे विनीत गोयनका साहब से, लेकिन शिवकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंदन से सीधे। शिवकांत जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आपके शहर में इतना हंगामा हुआ कि देश में यहाँ पर अभी तक हंगामा रुका नहीं, क्या मसला है, क्या हो गया तमाम? नहीं, कुछ नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में व्याख्यान था, तो उस व्याख्यान में जो राहुल गांधी को कहना था वो उन्होंने कहा। दरअसल व्याख्यान आर्थिक मामलों पे था। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी जी, वो ये था कि पूरी दुनिया में, खासकर लोकतांत्रिक दुनिया में, प्रोडक्शन लोकतांत्रिक दुनिया से गया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, भारत की भी यही हालत है, सारा प्रोडक्शन चीन में गया है जी। तो लोकतांत्रिक दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि प्रोडक्शन को दोबारा चीन, जो कि कोर्सिव इकोनॉमी है, उससे कैसे वापस लाया जाए, और वापस नहीं लाएंगे तो महंगाई नहीं पर काबू नहीं पाया जाएगा और बेरोजगारी नहीं हटेगी। तो यहाँ से बातचीत शुरू हुई। उसके बाद जो चीन में कोर्सिव सरकार है उसके साथ तार जोड़ दिए कि साहब भारत में भी कोर्सिव सरकार है, और लोकतंत्र के जो सारे स्तंभ हैं वो उनको धीरे धीरे करके बीजेपी और RSS ने जो है हड़प लिया है। संसद नहीं चलने देते, विपक्षियों को बात नहीं करने देते, मीडिया हमारी बात सुनता नहीं है, न्यायपालिका इनके नियंत्रण में है, चुनाव आयोग इनके नियंत्रण में है, दलितों और सब पे अत्याचार हो रहे हैं। ये सब बातें जो भारत में कहते हैं वही उन्होंने वहां कही, और उसके बाद जो चैथम हाउस में उनका व्याख्यान हुआ वहां भी वही बात दोहराई, और जो भारतीय पत्रकारों के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी उसमें भी वही बात दोहराई। अब जहां तक माफी मांगने की बात है, तो देश हो या विदेश हो, ये लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र है,
चीन का कोई नेता आकर के ऐसी जरूरत नहीं कर सकता कि ब्रिटेन में चीनी सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ कहे, या रूस का कोई नेता नहीं कर सकता। भारत क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक परंपरा है, तो आप भारत के अंदर भी कर सकते हैं, करते हैं, और आप भारत के बाहर भी कर सकते हैं। तो ब्रिटेन में आकर के भारत के खिलाफ कुछ कहना या भारत सरकार की आलोचना करना अपराध तो नहीं जी। बात सारी इसकी है कि आप किस तरह की मर्यादा लेके चलना चाहते हैं, पीछे क्या परंपरा रही है, क्या आप उस परंपरा का पालन कर रहे हैं, क्या ये शालीनता में आता है, नहीं आता है, इस पे आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही वो बेशक आधे सच हों, लेकिन उनमें एक हद तक सच्चाई है और काफी हद तक अतिशयोक्ति है। जी विनीत जी, आपके पास इसलिए बाद में आया कि तहसीन साहब का भी आपने जवाब सुना, शिवकांत जी को भी आपने सुना। शिवकांत जी लंदन में भले ही रहते हैं, दिल उनका हिंदुस्तान में ही बसता है। आपको राम राम जी, मेरे सभी को पैनलिस्ट को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। देखिए राहुल गांधी जी जो है, इनका परिचय पहले तो शायद ना करना पड़ेगा समाज से। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही और परनाना जी भी प्रधानमंत्री रहे। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके परिवार ने और उनके पूरे कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। जो डेमोक्रेसी है जो हमारी, उसके 3 पिलर होते हैं। न्यायपालिका होती है, दूसरा जो होता है वो होती है मीडिया, तीसरा जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। इसके लिए विचारधारा के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी और नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर भी, व्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके आपकी अनुमति से एक एक विषय के ऊपर लेता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया और डेमोक्रेसी का अपमान किया। 2 उदाहरण देता हूँ। नरसिम्हा राव जी का अपमान किया, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तहसीन भाई बता देंगे कैसे अपमान किया। मनमोहन सिंह जी का अपमान किया। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने जो कायदा, जो ऑर्डिनेंस निकाला था, उसको पब्लिकली राहुल गांधी जी ने फाड़ा। क्या ये डेमोक्रेसी का अपमान नहीं है क्या? आंसर, एक क्वेश्चन। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एक मुस्लिम बहन को रियायत देते हुए उसको एलिमनी देने की बात की शाहबानो केस के अंदर। संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए उस फैसलों के बदल के नया कायदा बनाना, और उसके कारण हमारी हजारों लाखों करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज तक प्रताड़ना सहन करना पड़ता है। ठीक है, वो तो धन्यवाद है मोदी जी का, उन्होंने नया कायदा लाया। तो ये हो गया जुडिशरी का अपमान। अब मैं तीसरा बताता हूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आती है उनको बर्खास्त करना, क्या ये डेमोक्रेसी का अपमान नहीं है? कितने किया? 1, 2, 3, 100, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 100, आप ही को गिनती पता होगी विजय जी, आप मेरे से बड़े उम्र में भी और जरूर में भी सैकड़ों स्टेट गवर्नमेंट्स करना। और जो कम्युनिस्टों के ख्याल के ऊपर नेहरू चलते थे, उन्हीं की जो पहली गवर्नमेंट थी केरला के अंदर 1959 में, उसको इलेक्टेड जो थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट, उसको बर्खास्त किया। तो ये हुआ। अब रही बात जो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक रहा, मेरे मुस्लिम भाई उनके बड़े चहेते रहे, तो आज उनको मैं बता देता हूं कि व्यक्ति स्वतंत्रता होती है, फैमिली प्लानिंग की बात करनी अच्छी बात है, लेकिन जबरन किसी की नसबंदी करने, वो भी 12 साल के बच्चे की नसबंदी करना, ये इससे बड़ा कोई गुनाह अजीम नहीं होता। तुर्कमान गेट में नमाज पढ़ के आए हुए मेरे मुस्लिम विनीत जी, मैं आपकी बात सारे समझ गया। अनुमति चाहूंगा 30 सेकंड में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 30 सेकंड। तुर्कमान गेट में व्यक्ति स्वतंत्रता का अपमान, उनका 12 साल के लड़कों का उन्होंने नसबंदी किया, क्या ये डेमोक्रेसी का अपमान नहीं था? मैं आगे आपको बात बताता हूँ। चौथी बात, विचारधाराओं का कैसे दमन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय है, भगवान तुल्य है। ये कब से हो गए? उनका अपमान उनके इलेक्शन में उनको हरा कर किया। उसके बाद में उनका अपमान उनके पैरामल, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, जो घटना उन्होंने बनाई थी, उस संविधान का पैरामल में बदल करके उनका अपमान किया। तो विचारधारा को भी अपमान किया। विचारधारा का दमन और कैसे किया? 1948 में संघ को बैन करके, फिर 1945 में विचारधारा जो विपरीत विचारधारा थे, जो उनसे साथ विचारधारा ने, उनके नेताओं को जेल में डालकर, अगर आप आखिरी अनुमति दूं तो हत्याकांड करवाने का भी जुल्म में लगाना चाहूंगा उनके ऊपर। 1947 में क्या 10 से 12 लाख लोगों की हत्या नहीं हुई? क्या लाखों महिलाओं के जो रेप था वो नहीं हुआ? वो टाला जा सकता था, नेहरू जी की जीत के कारण हुआ है। ठीक है। नंबर 2, क्या 1984 के अंदर प्रधानमंत्री विनीत जी, ये ठीक है। अब जो मेरा सवाल, वो आपकी बात समझ आ गई। ये सारा इतिहास सब लोग जानते हैं, तहसीन जी भी, शिवकांत जी। नहीं, याद कराने का मतलब मैं नहीं आपसे कभी विनती नहीं करता हूं कि मुझे समझ दे, लेकिन आज विनती करूंगा क्योंकि डेमोक्रेसी की बात है सर। लोगों को ना 1984 पता होगा, लोगों को 1975 पता होगा, क्या 1966 लोगों को पता है कि जब इन्हीं के प्रधानमंत्री ने, इन्हीं की दादी ने भारत के नागरिकों के ऊपर बम बरसाए थे,
ठीक है। दुनिया में केवल लीबिया और सद्दाम ऐसे थे जिन्होंने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करते बम बरसाए थे। आज मैं आपके चैनल पे जबरदस्त से बोलता हूं कि इंदिरा जी ने भारत के नागरिकों के ऊपर बम बरसाए थे, शायद ये लोगों को पता नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं जो वित्तदार। विनीत जी, अब आपकी बात हो गई, मेरे को ब्रेक पर जाना, लेकिन अब एक सवाल मेरा सुन लीजिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट की हत्या करते ठीक है, अब वो हो गई सारी बात। विनीत जी, आपने पूरा वक्त लिया, सबसे ज्यादा वक्त लिया है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपकी सारी बातों को सुनने के बाद अब इससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं? आपके पास अधिकार हो जाता है वही सब करें जो कांग्रेस ने किया? बताइए, क्या हमने एक भी बार सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना किए? कई बार हमारे मन के विपरीत उन्होंने निर्णय देने के बावजूद क्या हमने उनका सम्मान नहीं किया? जो अभी हो रहा है, जो राहुल गांधी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संसद में आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे, और आज क्या हुआ, सुनिए मेरी बात, देखिए आराम से सुनिए, आपकी बात सबने सुनी है। आज संसद में क्या हुआ, आप तो बहुत कानून के ज्ञाता हैं, राज्यसभा के राहुल गांधी मेंबर हैं, आपके मंत्री क्या बोलते हैं राहुल गांधी के खिलाफ? वहां पर इसको एक्सपंज किया गया, राहुल गांधी ने जो बोला वो एक्सपंज हुआ, और शिवकांत जी ने कहा कि देश हो और विदेश हो, भारत लोकतांत्रिक देश है तो उसकी आलोचना करने में ऐसी कोई बात नहीं है। और आलोचना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे, वो कोई पर्सनल इस तरह का कोई आरोप भी नहीं था। आप विषय रखिए, विषय में तर्क हो सकता है, आलोचना हो सकती है। हाँ, आपको सुनना ही नहीं है तो बुनियादी अपमान नहीं हो सकता। जी विजय जी, आज मैं आपके चैनल पे आता हूँ, जी। कोई बात में हम दोनों की सहमति नहीं होती है, जी, ठीक मैं है। आप बेटे की उम्र का होऊंगा और आप मुझे उस तरह से सम्मान भी देते जी। हैं, तो क्या मैं आपसे लड़ाई करूंगा या आपका अपमान करूंगा या आप मेरा अपमान करेंगे? विचारधाराओं का फर्क होता है। मेरी तहसीन भाई की कई बार झड़प होती है, लेकिन आलोचना को अपमान समझना तो अलग अलग मुद्दा होता है ना सर। कोई आलोचना समझता है, कोई अपमान समझता है उसे। बेटू का अपमान, और वो व्यक्ति जिसके पिता चले। ने, दादी ने और परनाना ने ये सारे गुनाह किए और जो हमने नहीं किए, उसके बावजूद वो ये कहना। ठीक है, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं जब है, तक माफी नहीं मांगी तब तक ये देश उनको माफ नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक बयानों की और उस पर हो रहे घमासान की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं, विनीत गोयनका साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला साहब हैं। तीन विद्वान लोगों को एक साथ देखकर बेहद अच्छा लग रहा है मुझे। एक बार फिर स्वागत है। शिवकांत जी, बात यह है कि जो बयान हुआ, आलोचना हुई, वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो परेशानी है या उनकी नाराजगी है वो इसमें है कि परदेश में जाके देश को बदनाम करना ठीक लगता है? लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं कही उन्होंने जो यहाँ परदेश में जानते न हो लोग। यहाँ के अखबारों को आप उठा करके देख लें, आप गार्डियन सबसे बड़ा अखबार है यहाँ, अमेरिका के अखबारों को उठा कर देख लें, ये सारी बातें जो राहुल गांधी यहाँ कह के गए हैं ये बराबर छपती रही हैं। इससे पहले अभी तो 1 महीना पहले तो वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भारत में नहीं दिखाई गई लेकिन यहाँ तो दिखाई गई ना जी, और उस डॉक्यूमेंट्री में वो सारी चीजें हैं, वो सारी बातें हैं जो राहुल गांधी ने उठाई जी। अब ठीक है, बीबीसी यदि ऐसा करे या लंदन के अखबार करें वो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता, विपक्ष के बड़े नेता यदि बात करें, मुद्दा वो है ना। वो अलग मुद्दा, वो तो देखिए भारतीय नेताओं को तय करना जी, ये शालीनता नेताओं को तय करनी होगी, पक्ष और विपक्ष दोनों के जी, कि वो बाहर जा करके घर की बात करें या न करें, ये मान्य है उनके लिए या नहीं है। मेरे लिए तो केवल अच्छा, मुझे तो अटपटा ये लगता है कि ये जो 4 स्तंभ लोकतंत्र के स्तंभों पे जो हमले की बात कर रहे हैं जी, वो संसद है, आपकी न्यायपालिका है, सिविल सोसाइटी है और मीडिया है जी, इससे सबसे बड़ा मूलाधार तो राजनीतिक पार्टी है जी, और राजनीतिक पार्टी तो कुनबाशाही है भारत में, मतलब पूरी दुनिया उसका मखौल उड़ाती है जी। आप फ्रांस में, जर्मनी में जो मतलब लोकतांत्रिक देश हैं जिनसे आप अपनी तुलना करना चाहेंगे, अब आप पाकिस्तान से तो तुलना नहीं करना चाहेंगे या बर्मा से नहीं तुलना करना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ राजनीतिक पार्टियों में भारत जैसी
कुनबाशाही तानाशाही तो नहीं होती। जी तो जब लोकतंत्र का मूलाधार जो है उसको आपने इतना खराब बना रखा है, उसके ऊपर तो विमर्श नहीं किया, जी उसकी बात तो नहीं उठाई। अब उसके ऊपर क्या आरएसएस ने अटैक कर रखा है क्या? जी तो वो तो सारी की सारी पार्टी उस पर विमर्श किए बगैर, मतलब ये तो वैसे ही है, आप घर की दीवारों को बचाने के बजाय दरवाजे खिड़की बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हास्यास्पद है। जी तहसीन साहब जी इस पे कमेंट करना चाहते हैं। शिवकांत जी ने कहा कि जो सबसे बेसिक चक्कर है जहां पर झगड़ा है कुनबाशाही का, डिनेस्टी का, फैमिलीज का, पार्टीज में, उस पर तो चर्चा नहीं करते, बाकी सब बातों पे कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर हैं। वो शेर फिर वही याद आएगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। नहीं, ये तो सही है कि वो शेर याद आएगा। काफिला इसलिए लूटा कि विपक्ष के एक बड़े नेता पार्लियामेंट के अंदर बात करते, करीबन 50 मिनट बात करते जी और 40 मिनट का उनका स्पीच एक्सपेंड किया जाता है। जी पता नहीं इतनी सरकार को क्यों डर लगती है। जी और जब देश के प्रधानमंत्री उनका जवाब देते दूसरे हाउस में, विपक्ष के बड़े नेता को पूछते आपका सरनेम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं, ये इस लेवल का डिस्कोर्स हो गया हमारे मुल्क के अंदर। विनीत भाई ने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होना चाहिए। जी उसी हाउस में मनमोहन सिंह जी को चोर कहा गया, जी उसी हाउस में कहा गया कि मनमोहन सिंह जी किस तरह से शावर लेते, किसने कहा? वर्तमान प्रधानमंत्री ने। वो अपमान नहीं हुआ? जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में झूठ बोला गया, फैक्ट चेक हुआ, वर्तमान प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि भगत सिंह को मिलने जेल में नहीं गए, वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ? मैं कई ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूँ। ये मेरे सबसे पवित्र किताब के बारे में विनीत भाई ने बोला, मेरे संविधान के बारे में, कि इसमें सेक्युलरिज्म शब्द क्यों डाला गया, वही उनका मतलब था, उन्होंने बोला नहीं, जी मतलब उनका वही था। इस प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म नहीं, सोशलिज्म भी डाला गया, सोशलिस्ट भी डाला गया। जी। संविधान पढ़ा नहीं है ना, दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। जी। संविधान पढ़ा होता तो हर पन्ने पे सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा गया है। इसलिए हमारे संविधान में भगवान, अल्लाह, गॉड ये शब्द नहीं है, जी। क्योंकि ये सेक्युलर संविधान है। इसको फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और गलत है तो वर्तमान प्रधानमंत्री सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म निकाल दे, जी। निकाल दे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये मुल्क सेक्युलर है, सोशलिज्म है। इसी संविधान पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली ना, इसी संविधान की रक्षा करने का उन्होंने शपथ ली या नहीं ली, आपने कवर किया था इसी संविधान में पहले पन्ने पर वर्तमान प्रधानमंत्री का के सिग्नेचर से। जी गलत कर रहे प्रधानमंत्री जी, ये कौन सी बात थी, क्यों ये बात हो रही, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके हमारे पैनल पे गेस्ट जुड़े हुए, लंदन से जुड़े हुए। एक बार मैंने आपका शो विदेश से किया। ये एक बॉर्डरलेस दुनिया है विजय जी। मैं 1 मिनट लूंगा। मैं सरकार के जितना नहीं बोलता हूँ, विपक्ष के जितना कम ही बोलता हूँ, लेकिन मैं काम की बात करता हूँ, मन की बात नहीं करता। जी देखिए ऐसे है विजय जी, आपके शो पे मैं एक बार अरुण से पूछिए, मैं विदेश से ज्वाइन किया था। ये बॉर्डरलेस दुनिया है। जो आलोचना मैं यहाँ करता हूँ वो मैं वहां बैठ कर, ये जो आपका शो है विदेश से दो एक जुड़े हुए, वो लंदन में यूट्यूब पर देखेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। बात वो हुई विजय जी, जब मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि विजय जी को, तहसीन को, विनीत जी को शर्म आती थी 2014 के पहले भारतीय होने का। ये अपमान है देश का। शर्म तब आती है जब वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 60 साल का कूड़ा साफ कर रहा हूं, और विपक्ष को कूड़ा कहते। जब कहते हैं कि मैं किसी को पवित्र गीता देता हूं तो विजय जैसे और तहसीन जी जैसे सेक्युलर लोगों के पेट में दर्द होता है। ये शर्म आता हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते। ये देश को नीचे दिखाना है। और देश को नीचे दिखाना क्या है, मैं आपको लास्ट लाइन में बताता हूँ। देश को नीचे दिखाना है कि 2,25,000 लोग भारतीय पासपोर्ट को छोड़ दिए और वो चले गए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जहां लोकतंत्र ज्यादा है। देश को शर्म दिखाने वाली बात वो है कि 1,65,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से सबसे अधिक लोगों ने आत्महत्या की कि बेरोजगारी है इस मुल्क के अंदर। ये देश, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें चर्चा नहीं करनी है विजय जी के शो पे। तो क्या निकालेंगे? राहुल गांधी जिनके पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने ऐसा किया। जिनकी नानी इस देश के लिए शहीद हुई, उन्होंने ऐसा किया। जिनके परनाना ने सबसे ज्यादा वक्त आजादी के जंग में जेल में बिताया, उन्होंने ये किया। अरे आप आज की बात कीजिए ना, कल की बात ठीक है विनीत जी, कल की बात पुरानी। आप तो नया भारत बनाने वाले थे ना, नए भारत में पुरानी बातें लेकर आए। जी मैं तहसीन जी विनीत जी से पूछूंगा आपकी सारी बात, लेकिन फिर वही बात आई जो मैंने विनीत जी को कही थी कि दूसरों के गुनाह गिनाकर अपने गुनाहों की माफी तो नहीं होती ना। खैर ये हम लोगों की आदत में है। विनीत जी बताइए, तहसीन जी कह रहे हैं आप नया भारत बनाना चाहते थे, कहानियां आपकी अभी पुरानी ही चल रही हैं। आप फिर से जब शुरू करते हैं बात तो फिर वही 1947 से होता है बात हमारी शुरू।
म्यूट है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को विनीत जी। मैं तहसीन जी की बात की जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले जी। श्रीकांत जी की बात का जवाब देता हूँ। जी उनकी बात का एक पार्ट मैं सहमत हूँ जी और बाकी पार्ट से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है। और तहसीन जी जवाब देंगे उसके बारे में। जी उन्होंने कहा कि कुनबाशाही है। जी हाँ साहब, एक बात तो सही है शर्मा जी की, कुनबाशाही है। ये कांग्रेस में हमने देखा है जी कि एक फिरोज भाई है, इन फिरोज भाई के ससुर जी प्रधानमंत्री, पत्नी प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, एक बहू मंत्री, 2 पोते एमपी, एक दूसरी जो बहू है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। ठीक। कुनबाशाही उन्होंने लाई। ठीक है, उसमें से आपके साथ भी आप हैं बहुत इसमें सारे लोग, बताओ। आपके साथ भी हैं वो लोग। एक मिनट प्रधानमंत्री नहीं उसमें से। 10 सेकंड ले लूं, 10 सेकंड ले प्रधानमंत्री लूं। नहीं। जी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष कभी बने? हमारे पार्टी के अध्यक्ष इस समय जो है, इनके कोई पिता, चाचा, मामा कोई पार्टी का अध्यक्ष था? नहीं, जिस परिवार की आपने बात की उसके जिस- दो एमपी आपके पास हैं, उनके पास तो आजकल एक ही एमपी है। उनके साहब 3 प्रधानमंत्री बने, एक फिरोज भाई के, और बेचारे ठीक है, अभी विनीत जी हम बात फिर वही बात हो गई, फिर तहसीन जी कहेंगे। आप नए भारत की बात करें ना, अमृतकाल आजकल आप चला रहे हैं, अमृतकाल की बात करिए, बेरोजगारी की बात जो वो कर रहे हैं, मरने दूसरी बात जी, आत्महत्याओं की बात कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ जी और एक और बात है, इस परिवार ने क्या किया, कंसिस्टेंट अप्रोच रखा। एक बात में बहुत स्थायी रही ये परिवार। इंदिरा जी जिनके घर जाती थी और गरीबी हटाओ का नारा देती थी, वहीं राजीव जी जाते थे, फिर वहीं सोनिया जी जाते थे, वहीं राहुल जी जाते थे, और लेकिन गरीबी नहीं हटी, परिवार वहीं पे रहा और इनका नारा भी वही रहा। तो ये उस परिवार से आते हैं। अभी सहन नहीं होता है कि हमारे जैसे सामने लोग आते हैं और हमारे जैसे लोग आपको टीवी पर जवाब देते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने मीडिया को दबा के रखा, सिंगल मोनोपोलिस्टिक मीडिया रखा, एक न्यूज़पेपर चलाने की कोशिश की उन्होंने, उसमें भी घोटाला किया। तो ये जो लोग हैं जो मीडिया को दबाते थे, ये जो है जो विचारधाराओं को दबाते थे, आज ये सहन नहीं होता है। और देखिए दिल इनका बहुत बड़ा था विजय जी, ये बात मैं एग्री करूंगा कि नेहरू जी का दिल बहुत बड़ा था। नेहरू जी के पास एक अबला नारी पहुंची, उन्होंने कहा कि हमारे पास दिल्ली में घर नहीं है, हमें रहने के लिए घर दीजिए। उन्होंने तुरंत एक बंगला वहां पे सैंक्शन कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि वो किसी रियासत की बेगम थी। अब ऐसा उनका बड़ा दिल था कि बंडर बाट करने में तो बहुत बड़ा उनका दिल था। लेकिन जब बात आई कि सर आप बुलेट ट्रेन चलाने वाली पार्टी हो, थोड़ा सा 2023 में आ जाइए ना। नहीं, रूट्स अब की ये बात मालगाड़ी तो कब बात तक करें। चलाते रहेंगे? ये जो व्यक्ति है जो विदेश में जाकर अपमान करता है, ये अपने मेरिट पे जीता है क्या? क्या ये अपने मेरिट पर उस पार्टी का अध्यक्ष बना है क्या? ये कोई सुभाष बाबू है क्या, या कोई सरदार पटेल है क्या जो अपने मेरिट्स पर आए? ये तो कुनबाशाही से आए हुए लोग ना। जैसे अभी शर्मा जी ने बताया बीबीसी के, और मैं बीबीसी पे विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा बीबीसी से विरोध है, लेकिन फिर भी मैं बीबीसी की बात है तो बताता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, जरूर देखे कांग्रेस वाले, फिरोज गांधी को भूल गए। एक डॉक्यूमेंट्री है रेहान फजल की, जरूर देखे। जिस तरह से अपमान किया है बीबीसी ने फिरोज गांधी का, मुझे दर्द हुआ ये वो देखकर। और वैसी बीबीसी का उदाहरण देखकर आज राहुल गांधी जी हमारा अपमान करने की बात करें। ठीक द सेम बीबीसी व्हिच हैज इंसल्टेड हिज ओन ग्रैंडफादर। बट आगे बात बढ़ाता हूं कि हमारी बात ना सुने ना आपकी सुने, पायनियर की तो सुने, उनके लोग है, प्रिंट की तो सुने, उन्हीं के लोग है। प्रिंट 24 अप्रैल 2022 की बात है। मुरली फोर्स्ड राणा टू पे 2 करोड़ रुपीस। ये सच है कि नहीं है? और ये राणा जी ने ईडी के सामने बोला कि आज की बात करें तो आज की ये बात है कि इन लोग आज भी फोर्स करते हैं कॉर्पोरेट को पैसा देने के लिए। सर क्या क्वालिफिकेशन है, कहां से गाड़ी? उन्होंने कहा कि मैं प्लेन चलाना जानता हूं। बताइए प्लेन भरने का फीस जो था वो कहां से आया राहुल गांधी जी के पास? क्या इनकम सोर्स है उनका सर? कैसे इतना पैसा? तहसीन साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, मैं एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पे सिखाया जाता है जी। तहसीन साहब, ये जो रियासत चलाते थे ना, खत्म हुआ, इसका दुख हमको केवल। तो ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी के अंदर बेपनाह तकलीफ देते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों की नसबंदी करते हैं, उसके बावजूद उफ तक नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो जगमोहन जी को आपने गवर्नर बनाया, याद होगा आपको, ठीक है ना? विद्याचरण शुक्ला को आपने मंत्री बनाया, मेनका गांधी जी को आपने मंत्री बनाया। आप पार्शियल याद मत रखा करो, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है विनीत जी। निर्णय लेने वाला जिम्मेदार होता है सर। तहसीन जी कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं शिवकांत जी के पास जाऊंगा। तहसीन साहब। मैं बोलता हूँ जी। मैं कुछ पंक्तियों में अपनी बात खत्म करूंगा, उससे आप मेरा उत्तर समझ जाओगे जी। तहसीन बात करना चाहता है आज की, विनीत बात करना चाहता है ताज की जी। तहसीन बात करना चाहता है इंसान की, विनीत बात करना चाहता है हिंदू मुसलमान की। तहसीन बात करना चाहता है संविधान की, ये बात करना चाहता है गीता और कुरान की। तहसीन बात करना चाहता है हिंदुस्तान की, ये बात करना चाहता है लंदन और पाकिस्तान की। दिक्कत यही है, आपने इनसे जो सवाल पूछा, विनीत मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त थे, हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, बस अपने मन की बात की, काम की एक भी बात नहीं की, एक भी उत्तर नहीं किया।
संजय गांधी जी, मेनका गांधी जी जो उनके पार्टी में, वरुण गांधी जी, उनके बारे में बात किया। और इनका परिवारवाद भी ना विजय भाई बहुत कन्वीनियंट परिवारवाद है, इतना कन्वीनियंट परिवारवाद है कि वो वहां बैठा है ना बीसीसीआई में, जय शाह, अमित शाह जी के पुत्र, वो तो इतने अच्छे ऑलराउंडर है विजय जी, आपको पता नहीं, उनका इतनी अच्छी बैटिंग है, वहां दुबई में शेखों के साथ बैठते, भारत का झंडा नहीं उठाते, वहां शेखों के साथ किस भाषा में बात करते हैं? अंग्रेजी में। और यहाँ के लोगों के कहते हैं अंग्रेजी नहीं, आपको हिंदी सीखनी है। क्यों आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखेंगे? ये इनका परिवार है। वहां शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे हार्वर्ड और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं, यहाँ पे अपमान करते हैं। हिपोक्रेसी का अगर कोई दूसरा नाम है वो है बीजेपी। इसलिए मैंने बीजेपी का फुल फॉर्म क्या रखा है? भारतीय झूठा पार्टी। में एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। नेहरू जी में 100 दोष, इंदिरा जी में 100 दोष, राजीव जी में 100 दोष, सोनिया जी में 100 दोष, राहुल जी में 100 दोष। मान लिया आप तो हुकूमत में है ना 2014 के बाद, आपने तो ये वादा किया था ना कि आप एक नया भारत बनाओगे। उस नए भारत में जो भी आपसे सवाल पूछे आपका उत्तर होता है इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने किया। आप क्या करते उस पर आप जवाब क्यों नहीं देते? मेरा स्पष्ट सवाल है, मैं दोबारा से सवाल बोलूंगा, मैं जानता हूं उसका उत्तर नहीं मिलेगा। 2,25,000 हाई नेटवर्क इंडियंस ने अपने देश का पासपोर्ट छोड़ा। ये बड़ी बात है विजय जी, आप और मैं इस देश का सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं छोड़ेंगे। 1,65,000 हमारे भाई बहनों ने आत्महत्या की, अधिकतर लोग क्योंकि बेरोजगार थे। इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बात करना चाहते ताज की, तहसीन बात करना चाहता है आज की, यही फर्क। ठीक है विनीत जी, आपके पास आता हूँ, लेकिन शिवकांत जी आपसे समझना चाहता हूँ। मैं दोनों की बड़ी तारीफ करूंगा कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो बड़ी ताकत से, गर्मजोशी से पत्थर फेंक रहे हैं लेकिन आप मुझे समझाइए, इसका कोई रास्ता है? इसका रास्ता तो ये है कि अपने विवाद अपने यहाँ सुलझाएं, थोड़ी शालीनता लाएं। पार्लियामेंट में जिस तरह से बहस होती है, एक आदमी बोलने लगता है, चारों तरफ से हाहाकार शुरू हो जाता है। अब जैसे हम तीनों अगर साथ साथ बोलने लगे तो आप एक का माइक हल्का करेंगे कि नहीं करेंगे सुनने के लिए, ताकि सुनने वाले को समझ में आए। मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या होता है, लेकिन पार्लियामेंट में भी जिस तरह की बबून लीला होती है उसमें कभी कभी हो सकता है किसी का माइक डाउन ऊपर किया जाता हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो, मुझे मालूम नहीं है। तो इस चीज को भाई आखिर, और ये जो बात है कि जो मैं कहना चाहता हूं उसे आपको सुनना पड़ेगा, जितने समय में कहना चाहता हूं वो भी आपको सुनना पड़ेगा। तो कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके भीतर रह करके आप बोलें और दूसरे सुनने वाले उसको सुने, जैसा कि बाकी संसदों में होता है या ब्रिटेन की संसद में होता है। भारत में हाल ये हो गया है कि अगर आप मेरे समय के भीतर मुझे सुनने को तैयार नहीं है तो मैं सड़क पे आके बैठ जाऊंगा। इट्स माई वे और हाईवे। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है, यही बात चलती है। और ये सबसे मूल जो समस्या है वो ये, ठीक है, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। और आकर के अब यहाँ विदेश में ठीक है, अधिकार है आपका बोलने का, लेकिन यहाँ चिल्लाने से होगा क्या? यहाँ के राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि आप हस्तक्षेप करें, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, लेकिन आपको चुप नहीं रहना चाहिए। अरे तो बोल के क्या कर लेंगे भाई? बोल लेंगे, बोलते तो है ही ना। मीडिया के थ्रू जो लेख छप रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, वो सब कुछ उसकी वॉइस ही है। जी ठीक है। तो बोलने से क्या होगा? तो अल्टीमेटली ये सारी समस्याएं, इनका हल तो भारत के नेताओं को वहीं बैठ के सुलझाना होगा। अब ये अलग बात है, यूं तो बर्मा की जो नेता है आंग सान सू ची, क्योंकि वहां नहीं बोलने दिया जाता, वो अपनी लड़ाई ब्रिटेन में आगे लड़ती रही हैं। डेसमंड टूटू जब रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका का था, मंडेला जेल में पड़े थे, तो डेसमंड टूटू यहाँ आकर के राजनीति करते थे। इसी तरह जो है आपके जो मुहाजिर नेता हैं कराची के, वो भी अल्ताफ हुसैन, वो पूरी जिंदगी जो है वो लंदन में बैठ कर राजनीति कर रहे। तो क्या आप उस तरह के देश हैं कि आपको यहीं बैठ करके सब करना होगा? तो ये भी आपको सोचना चाहिए। जी तहसीन साहब, छोटा सा कमेंट मैं विनीत जी के पास जाना चाहता हूँ। नहीं, बहुत छोटा। और साहब ने बहुत अच्छी बातें की, और क्योंकि उन्होंने बात की पार्लियामेंट के अंदर, और क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते हैं, अक्सर मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉलो करता हूँ, मैं सभी पार्लियामेंट्स को फॉलो करता हूँ। ऋषि सुनक जी की उस दिन डिबेट्स देख रहा था, उसके पहले भी बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, सभी के। उस पार्लियामेंट में
प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते, कठिन सवाल पूछे जाते, तीखे सवाल पूछे जाते, स्पीकर अनबायस्ड होता है। यहाँ पर इस पार्लियामेंट में विजय जी, आपने इस पार्लियामेंट को बहुत कवर किया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मनमोहन सिंह जी सवाल पूछते थे, स्वर्गीय सुषमा जी, अरुण जेटली जी, और प्रधानमंत्री उठकर जवाब देते थे। एक एक लाइन में सवाल जवाब उठता था, सवाल उठता था, उठते जवाब देते थे, सवाल उठता था। आपने लास्ट कब देखा किसी ने वर्तमान प्रधानमंत्री से सवाल पूछे? प्रधानमंत्री आते, अपना स्पीच देते, जैसे रेडियो पे देते, चले जाते। सवाल कोई किसी को अलाउड है सवाल पूछने के लिए? दूसरी बात मैं करता हूँ, ठीक है, आपको पार्लियामेंट के अंदर आप बात कर रहे हैं, आपने कब देखा है ऑपोजिशन का माइक बंद होते हुए? आपने कब देखा है सरकार भागते हुए डिबेट से? आपने कब देखा है सरकार जेपीसी गठन नहीं करते हुए? जब जब विपक्ष ने मांग की जेपीसी मिला, बोफोर्स में, 2G में वगैरह, नतीजा कुछ नहीं निकला। जेपीसी की मांग नहीं। ये क्यों आज चर्चा हो रही है? ये चर्चा इसलिए जबरन हो रही है क्योंकि आज की जो मुद्दे उस पर बात नहीं करना है वर्तमान सरकार। विनीत जी, तहसीन जी, वैसे मैं इसमें आपको जोड़ दूं, जेपीसी की बहुत सारी मांग कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने पूरी की, लेकिन वो कैसे पूरी हुई थी वो शायद आपको ठीक से याद नहीं होगा, मैंने कवर किया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका वैसे ही याद दिलाने के लिए। विनीत जी, मैं मानता हूँ, बट एंड गोल क्या था? ठीक है, एंड गोल क्या था? और मैं आपको एक चीज बोलूं, इसी पार्लियामेंट के अंदर, एक लास्ट टाइम, सॉरी विनीत जी, बहुत माफी चाहता हूँ, इसी पार्लियामेंट के अंदर मेरा दिल टूटा, इससे मैं प्रभावित हुआ था। मैं कभी भी भाजपा को इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा। न्यूक्लियर डील मिल रहा था भारत को, भारत 1-2-3 भारत एनर्जी का सिग्नेटरी नहीं है। 1-2-3 डील में भारत के लिए पूरी दुनिया एक्सेप्शन कर रही थी, और भाजपा ने उन लेफ्ट के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर कैश लाया था। इस लोकतंत्र के मंदिर में कैश लाने का पाप अगर किसी ने किया है, मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी से यह आरोप नहीं लगाया कि आपने किससे पैसे लिए थे। ये कौन सा फॉरेन हैंड आपको फंडिंग कर रहा था कि आप भारत का न्यूक्लियर डील? विनीत जी को मौका देते, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तहसीन साहब, विनीत साहब, ये हम्माम से अलग थोड़ा सा कुछ बात कर लें, क्योंकि आप जैसे विनम्र लोग मैं चाहता हूं कि पार्टी में रहें और उसी तरह से बात करें। मैंने जैसे पहले पूर्व में कहा कि शर्मा जी से मैं बहुत ज्यादा ये नहीं रखता हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातों को मैं पार्टली एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रॉसली तो रिजेक्ट करता हूँ। भी इन्होंने कहा कि भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होता, और सच बात है, चिल्लाना सभ्यता की बात ही नहीं है। और जो बात रखी जाती है वो उचित समय पे उचित जगह पे रखी जाती है, ठिकाना समय होता है, और शोभा तब देता है किसी भी नागरिक को, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या किसी पूर्व पार्टी का शहजादा हो, कि वो उस बात को उचित जगह पे रखे, और उसी का तो दोष है। तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं शर्मा जी के साथ में हूँ। दूसरी बात मैं बताऊं कि तहसीन जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ, आज मेरा बात करके गलती, तो चलिए मैं आपको आज की बात करता हूँ। 3 चीज होती है जिसके कारण डेमोक्रेसी चलती है, या जो हमारा आज का जनतंत्र वो चलता है। वो है जेंडर, महिला, पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे धर्म के ऊपर, फिर बात करेंगे प्रगति के ऊपर। तो जिस महिला का आपने गत 60 साल तक अपमान किया, उसी महिला को 9 करोड़ गैस सिलेंडर देकर उसके घर में एक चूल्हा जलाने का बिना धुआं का ये हमने काम किया सर। जिस महिला को आपने बाहर बेइज्जत करके खुले में सोच करने के लिए भेजा, वहां करीब करीब 8 करोड़ टॉयलेट बनाकर उस माँ का, उस बहन का हमने जो सम्मान किया, उस इज्जत कर उसको दिया, जो आपने कभी नहीं दिया था। तीसरे में आपसे बात, उस बहन को जिसको आपने लज्जित किया, बार बार तलाक दिलवाने कर और अपमान प्रताड़ित किया, उस बहन को हमने इज्जत दी ट्रिपल तलाक का बिल लाकर। जिस बहन को आपने कभी फौज में आने नहीं दिया, उसको वहां पे ऑफिसर बनाने का काम हमने किया, आज की भारत ने किया सर। जिस बहन को आपने डिपेंडेंट रखा था फाइनेंशियली, उस बहन को हमने डायरेक्ट बेनिफिट। चलिए विनीत जी, वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा, बिल्कुल रखे सुनने की। ठीक है, जहाँ पे आपने रोड से मशरूफ रखा था लोगों को, वहाँ पे हजारों किलोमीटर रोड दिया। ठीक है विनीत जी, वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा जी। कितनी बातें बताऊं आज की, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शिवकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, तहसीन साहब आपका, विनीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विदेश में दिए बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। 48% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 52% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।